हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कुणाल दुआ फ्रॉम इकोविजनर। आज हम देखते हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का हमारा चैप्टर 9 एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब क्वेश्चन 1 आता है। वैसे काफ़ी इजी चैप्टर है, थोड़ी बहुत बातें ही हैं मेन जो समझने की हैं, बाकी तो जनरल है, छोटी क्लासों में भी तुमने पढ़ रखा होगा। तो पहला डिफाइन एनवायरनमेंट और उसके दो एलिमेंट्स। तो एनवायरनमेंट का मतलब होता है जो भी हमें कुदरत से मिला है, टोटल प्लानिटरी इनहेरिटेंस, यानी जो भी हमें इस प्लानट ने दिया है, एंड टोटलिटी ऑफ ऑल रिसोर्सेस। इसमें बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स आ गए। अब देखो, बायोटिक मतलब हो गया जो चीज़ें जिंदा हैं, ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं टाइम के साथ साथ, जैसे बर्ड्स, एनिमल्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, पेड़ पौधे, फिश, ये सब। एबायोटिक मतलब जो चीज़ें बढ़ती नहीं है टाइम के साथ साथ, जैसे हमारी हवा, पानी, ज़मीन, सनलाइट, ये सब, यानी इनमें जान नहीं होती। अगला, फंक्शंस ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट क्या क्या काम करता है? सबसे पहली मेन बात, हमें इस कुदरत से, एनवायरनमेंट से रिसोर्सेज मिलते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। अब रिसोर्सेज बहुत टाइप के हो गए, खाना हो गया, पेट्रोल हो गया, लक्कड़ होगी, बहुत चीज़ें हैं, मेटल्स हैं, ये सब। तो इसको हम दो टाइप में बांटते हैं, यही बचपन में करा होगा। रिन्यूएबल मतलब जो चलते रहेंगे, डिप्लीट नहीं होंगे, यानी वो वापस रिन्यू होते रहते हैं, जैसे हमारे हो गए लकड़ी वगैरह, ये सब। और ट्रीज़, फॉरेस्ट, फिश, ये सब। नॉन रिन्यूएबल में आ गए जो ख़त्म हो जाते हैं, एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ टाइम बाद, जब हम लगातार एक्सट्रैक्शन करते रहेंगे, जैसे इसमें हमारे ऑयल वगैरह आ गए, ये सब। अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वेस्ट एसिमिलेशन। मतलब जो भी हमारा रूटीन लाइफ में वेस्ट जनरेट होता है, चाहे हमारे घर का कूड़ा हो गया, फैक्ट्रियों का वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, ये सब चीज़ें कुदरत ही एब्जॉर्ब कर लेती है। तीसरा हो गया हमारा सस्टेन लाइफ, यानी लाइफ को ज़िंदा रखना। तो जितनी भी मेन चीज़ें हैं लाइफ को ज़िंदा रखने के लिए, जैसे सन, एयर, वाटर, ये सब चीज़ें ही हमें कुदरत से, एनवायरनमेंट से प्रोवाइड होती हैं, जिसके बिना हम ज़िंदा नहीं रह सकते। फोर्थ, एस्थेटिक सर्विसेज। मतलब अगर हम इसको ब्यूटी या सीनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एनवायरनमेंट में कई चीज़ें हैं, जैसे अलग अलग टाइप के बर्ड्स, प्लांट्स, फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज़। अब जैसे बंदा, वैसे भी हमने देखा कहीं थकावट हो, कभी बंदे को स्ट्रेस होता है तो घूमने जाता है तो कुदरत के पास ही जाता है। सीनरी, ब्यूटी, बीच हो गया या पहाड़ों पे चला गया, तो यही चीज़ें ही एक बंदे को थोड़ी सीनरी, ब्यूटी अट्रैक्ट करती है, तो वो चीज़ भी हमें कुदरत से मिल जाती है, यानी ब्यूटी और सीनरी वो भी कुदरत से ही हमें मिलती है। इसका शॉर्टकट बना लिया हमने, वॉर्ड्स। डब्ल्यू वेस्ट को एसिमिलेट करता है, ए एस्थेटिक यानी ब्यूटी दिखती है हमें कुदरत की, आर हमें रिसोर्सेज देता है, एस सस्टेन करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो मेन चीज़ें हैं वो हमें मिलती हैं कुदरत से, एनवायरनमेंट से। नोट, पर ये काम, इसमें एक शर्त है कि ये कुदरत ये काम तभी कर पाएगी जब जो इनकी डिमांड है, यानी जो हमें रिसोर्सेज की डिमांड है, कुदरत की चीज़ों की डिमांड है, वो उसकी कैरिंग कैपेसिटी के अंडर हो। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि जितना हम रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो रीजनरेशन से उसका रेट कम हो। मान लो, हम एक सिंपल एग्जांपल बोल रहा हूँ, जैसे इसका एग्जांपल लिख सकते हैं। मान लो हम लोग 1,00,000 पेड़ रोज़ काट रहे हैं, और जो पेड़ की रीजनरेशन का रेट है, यानी जो दोबारा हम उगा रहे हैं, वो रेट अगर कम है, मान लो 20,000 है, तो ये गड़बड़ हो जाएगी, यानी फिर कुदरत का बैलेंस नहीं बनेगा। ये रिवर्स होना चाहिए, यानी पेड़ को एक्सट्रैक्ट करना या पेड़ों को काटने का रेट अगर 20,000 है पर डे, तो लगाने का रेट, रीजनरेशन का रेट, उगने का रेट उससे ज़्यादा हो, नहीं तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। और वेस्ट जनरेटेड आर विद इन एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट, यानी जितना हम कूड़ा या वेस्ट डाल रहे हैं कुदरत में, वो उसको एब्जॉर्ब या एसिमुलेट, यानी कि वो उसको ठीक तरह से हैंडल कर पाए। यानी मान लो हमने एक ज़मीन के अंदर कुछ गड्ढा खोद के वेस्ट प्रोडक्ट डाला, तो थोड़ा हो तो वो कुदरत उसको एब्जॉर्ब कर लेगी, पर हद से ज़्यादा डाल देंगे तो वो वहीं पड़ेगा, सड़ेगा और बीमारियां क्रिएट करेगा।
तो वो उसकी जितनी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है, एसिमिलेशन कैपेसिटी है, उतना ही कूड़ा या वेस्ट हमें रखना है। अगला, जब ऐसा अगर नहीं किया हमने तो लाइफ को जो सस्टेन करने वाला फंक्शन है वो कुदरत नहीं कर पाएगी और फिर होगा एनवायरनमेंट क्राइसिस, जो आज के हाल दिख रहे हैं हमें आसपास। तो कारण यही है, हमने रिसोर्स को बर्बाद ज़्यादा किया और रीजनरेट का रेट कम रहा और वेस्ट इतने ज़्यादा हमने कुदरत में कर दिए जो आज जीना भी मुश्किल हो रखा है। कई जगहों पे पॉल्यूशन इतना ज़्यादा हो रखा है, बीमारियां हद से ज़्यादा हो रखी हैं। अगला, इसी की डिटेल है एनवायरनमेंट के ऊपर जो ये क्राइसिस आ रखा है आजकल पूरी दुनिया में। राइजिंग, देखो सबसे मेन कारण क्या है, पॉपुलेशन तो स्पीड से बढ़ती जा रही है और एफ्लुएंट कंजम्पशन। अब ये वर्ड ज़रा ध्यान रखना है, एक होता है कि हम बेसिक कंजम्पशन करते हैं, जैसे हमें आटा चाहिए, दाल चाहिए, बेसिक खाना चाहिए, बेसिक कपड़े, बेसिक जो जिंदा रहने की मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें ठीक है। पर जब एफ्लुएंट कंजम्पशन हो जाती है, यानी कि शौक़ पाल लेना बहुत महंगे महंगे और बेवजह की चीज़ों के, कि जैसे कईयों को शौक़ है भाई मुझे तो इस पर्टिकुलर जानवर की स्किन का ही कोई मान लो हैंडबैग चाहिए, या मुझे तो ये पर्टिकुलर गोल्ड वाला पेन चाहिए, या ऐसे जो बेवजह के शौक़ पाल लेते हैं शोबाजी, उसके चक्कर में देश बर्बाद हो जाता है। मान लो पार्टी करनी है, उसमें हज़ारों लोगों का खाना बना लिया, 50 वैरायटियाँ बनवा ली, खाने वाले बंदे हैं सिर्फ गिनती के 100, सारा का सारा खाना कूड़े में, सब वेस्ट। तो ये एफ्लुएंट कंजम्पशन, गाड़ियाँ ऐसी रेंज की रख ली जो बहुत ज़्यादा ही फ्यूल कंजम्पशन और पोल्यूशन भी उसमें से ख़तरनाक कुछ निकलता है, या बेवजह फ़्लाइट्स में आना जाना, कईयों ने पर्सनल अपने प्लेन रख रखे हैं टाइम पास के लिए भी, घूमने के लिए, तो उनकी इस बेवजह की कंजम्पशन के चक्कर में दुनिया इससे भी बर्बाद हो रही है। वो तो सोचते हैं भाई पैसा है, हमने ख़रीद लिया, हमने ये यूज़ कर लिया, पर कुदरत को ख़राब करने के चक्कर में सारी दुनिया को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो ये स्ट्रेस हो रहा है बेवजह का। बेसिक अगर सब यूज़ करते फिर इतना स्ट्रेस ना होता। फिर मैनी रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी कुदरत की कैपेसिटी के बाहर जा चुके हैं, यानी जितना कुदरत एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही जितना हमने वेस्ट जनरेट कर दिया, तो गड़बड़ होगी। अब इसकी यहाँ डिटेल है, यानी एबिलिटी टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, वो अपने थ्रेशहोल्ड पे हमें ला चुका है, यानी बिल्कुल लिमिट पार हो चुकी है। डेवलपमेंट, हम कहने को डेवलपमेंट कर रहे हैं, हो सब बर्बादी रही है और सब कुछ पॉल्यूशन इतना हो चुका है, नदियाँ सूख चुकी हैं, पानी इकोनॉमिक गुड यानी महंगा होता जा रहा। अच्छा, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव एक्सट्रैक्शन, हर टाइप के रिसोर्सेज के बिल्कुल हमने कर रखी है ख़त्म। बचपन में भी ये सब बातें पढ़ रखी होगी, सिंपल है। और इस चक्कर में अब हमें बहुत ये बात बता देता हूँ, अब क्योंकि वो रिसोर्स इतने ख़त्म हो गए हैं कि अब हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना खर्चा करना पड़ रहा है कि कहीं से उससे मिलते जुलते नए रिसोर्स हम ला पाएँ। जैसे एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो पेट्रोल अगर ख़त्म हो रहा है तो हमें पेट्रोल के सब्स्टिट्यूट ढूंढने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी पे पैसा इन्वेस्ट करना पड़ रहा है। अब अगला, हेल्थ कॉस्ट, ये बीमारियां जो हो रही हैं, एयर एंड वाटर क्वालिटी ख़राब होने से 70% इंडिया का पानी ख़राब है, कितना बड़ा रेशो है, उससे रेस्पिरेटरी और वाटर बॉर्न डिजीज़ बहुत बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, ये बचपन की बातें हमने कर रखा है पहले, ये प्रॉब्लम हो रही है। तो ये है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब देखो ये वर्ड्स पिछले साल पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कुछ पाने के लिए जो हमने खोया। तो देखो आज की ये फैक्ट्रियाँ MNCs, ये बड़ी बड़ी कंपनियाँ बनाना, ये तो हमने पाली, कहने को तो हमने पाली भी, ग्रोथ हो रही है देश की, पर इसको पाने के लिए जो खोया है ना वो बहुत ज़्यादा है। ये सब ऊपर, अभी पिछला पेज भी इसी पे निकल गया, नदियाँ सूख गई सारी, कुदरत के सारा एनवायरनमेंट ख़राब हो गया, रिसोर्सेज ख़त्म हो गए, और ये भी लिख रखा है हमारे हेल्थ कॉस्ट बढ़ गई, बीमारियाँ बढ़ गई, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लीशन, यानी पाने वाला जो रेशो है ये फैक्ट्रियाँ और MNC, ये रेशो तो है कम, और जो खोने वाली जिसे हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये चीज़ें हैं ज़्यादा। तो यही इसका मतलब है। घुमा के क्वेश्चन आ सकता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई पड़ रही है हमें, यानी ये पाने की दुकानें, बिजनेस, फैक्ट्रियाँ खोलने को या इनको पाने की जो कीमत चुकानी पड़ रही है वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई है।
सब कुछ बर्बाद हो रहा। अगला, रिवर्सल ऑफ सप्लाई डिमांड रिलेशनशिप। तो देखो पुराने टाइम में क्या होता था, पहले डिमांड ऑफ रिसोर्सिस कम थी, सप्लाई ज़्यादा थी। मान लो हमें चाहिए रोज़ की 10,000 पेड़ जितनी वुड, और जनरेट कुदरत कर रही है मान लो 50,000 या 1,00,000, यानी डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है। हमें मान लो चाहिए ऐसी ऑयल और भी कई रिसोर्सेज हैं, यानी वो हमें चाहिए थे कम, पर कुदरत ने की जो सप्लाई है वो है ज़्यादा, तो प्रॉब्लम तो कोई है नहीं फिर। जब तक पॉल्यूशन विद इन एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी है तब तक तो ठीक है, और रेट ऑफ रिसोर्स एक्सट्रैक्शन वाज लेस देन रीजनरेशन, ये पुरानी बात होगी, यानी डिमांड लेस देन सप्लाई अगर पहले जो था। और अब क्या हुआ, ये देखो, डिमांड इज़ मोर देन सप्लाई, पॉपुलेशन बढ़ गई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया। पिछला पेज तो था उससे पहले, पॉपुलेशन बढ़ने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले, और अब हो गया उसके बाद। डिमांड हो गई ज़्यादा और रीजनरेशन रेट से ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, जितना कुदरत बनाती है उससे ज़्यादा हम निकाल रहे हैं कुदरत से। और एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ख़त्म हो गई है कुदरत की, अब वो उतना कूड़ा, इतना वेस्ट एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, यानी रिवर्स हो गया। पहले डिमांड लेस देन सप्लाई थी, अब डिमांड मोर देन सप्लाई हो गई है, और इतना ज़्यादा हम ये सब मिसयूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से ही सारा ये वेस्ट जनरेट हो रहा है और एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और इतनी क्रिटिकल लेवल पे हम पहुंच गए हैं आज। अगला, स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट, यानी इंडिया के पास एनवायरनमेंट की ऐसी क्या खास बातें हैं। तो थोड़ा रटने वाला टाइप क्वेश्चन है। हमारी सॉइल बहुत अच्छी है, हमारे पास नदियाँ बहुत हैं, फॉरेस्ट बहुत हैं, मिनरल डिपॉजिट्स बहुत हैं। थोड़ा भी ये तो इसमें कुछ ऐसा नहीं बता सकता कि ये शॉर्टकट को याद कर लो इसको। ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन प्लेटू हमारी बड़ी सही है, इंडो गैंजेटिक प्लेन्स हमारे सही हैं। ये रटने वाली बातें हैं, ऐसे चांस भी नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन आए। हमारे फॉरेस्ट जो हैं माना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब कहीं ज़्यादा कहीं कम, पर फिर भी ग्रीन कवर यानी अच्छी हमें ऑक्सीजन का वो प्रोवाइड कर देते हैं। आयरन और कोल वगैरह का भी स्टॉक अच्छा है वर्ल्ड का, 20% हमारे पास आयरन और स्टॉक है। और ये बॉक्साइट और इन सब के भी ये रटने वाली बात है, स्टॉक है हमारे पास। हाउएवर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ की वजह से इनके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो रहा है। रिसोर्सेज इतने भी नहीं है कि हम अंधाधुंध एक्सट्रैक्शन चालू रखें अपनी, ऐसा भी नहीं है। अच्छे हैं पर ऐसा भी नहीं है। अब हमारे देश में एक दिक्कत क्या हो रही है, ये वर्ड पता होना चाहिए कि इंडिया के एनवायरनमेंट के सामने एक डिकोटमी सिचुएशन है। इसका मतलब होता है कि दो चीज़ें जो कॉन्ट्रास्ट यानी आपस में अपोजिट हों, या दोनों से ही कुछ ना कुछ टेंशन हो। तो मैं इसको एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर देश में गरीबी बढ़ती है तो देखो, गरीब लोगों के पास फ्यूल नहीं होता तो पेड़ ज़्यादा काटेंगे खाना बनाने के लिए, तो प्रॉब्लम, यानी गरीबी होती है ज़्यादा तो प्रॉब्लम। अच्छा, फिर सेकंड, अगर ज़्यादा अमीरी होती है तो प्रॉब्लम, क्योंकि उनके मैंने बताया था एफ्लुएंस जो वो शौक होते हैं, तो वो शौक के चक्कर में बेवजह की चीज़ें देश में बनती हैं, यानी करोड़ों की गाड़ियाँ बन रही हैं बेवजह के, हमारे मशीनें बन रही हैं जो ऐसी चीज़ें बन रही हैं जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कर रही हैं, सिर्फ कुछ अमीर लोगों के शौक़ पूरे करने के लिए। जैसे मैंने पहले ही बताया, भाई अमीरों को शौक़ है अपना अलग से प्लेन होना चाहिए, सबकी अपनी अलग गाड़ियाँ होनी चाहिए। तो इन एक्स्ट्रा अमीरों के शौक़ के चक्कर में कुदरत के ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है, रिसोर्सेज कुदरत के ज़्यादा खर्च होते हैं और पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है, जिससे एनवायरनमेंट हमारा ख़राब होता है। यानी ये तो डबल तरीके से फंस रहे हैं हम। गरीबी बढ़ेगी तो टेंशन, क्योंकि वो गरीबी के चक्कर में पेड़ काटते हैं, नुकसान करते हैं एनवायरनमेंट का। अमीरी बढ़ेगी तो टेंशन, क्योंकि उनके शाही शौक़ होते हैं, जिससे हमारे देश के एनवायरनमेंट पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। तो ये हैं हमारे देश की मेन प्रॉब्लम्स, एयर पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, ये जनरल बातें हैं। अगला, मेन प्रायोरिटी इश्यूज हमारे क्या हैं विद रेफरेंस टू स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट। लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ये भी एक एक करके मैं सारे करा देता हूँ अगले पेजों पे। सिंपल है, वैसे छोटी क्लास में ये भी कर रखे हैं। लैंड डिग्रेडेशन, सबको पता है कि लैंड डिग्रेडेशन मतलब हमारी जो क्वालिटी है ज़मीन की वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। अब क्यों कम हो रही है? डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, ज़्यादा हम लकड़ काट रहे हैं और एनक्रोचमेंट हो रही है, आग लग जाती है हमारे फॉरेस्ट में। शिफ्टिंग कल्टीवेशन मतलब
कि कभी ये कल्टीवेट कर रहे हैं, कभी कुछ और प्रोडक्ट, बैलेंस सही नहीं बना रहे, अच्छा रोटेशन ढंग से नहीं कर रहे, यानी किसके बाद कौन सा क्रॉप बढ़िया उगना चाहिए ताकि बैलेंस बना रहे। फर्टिलाइज़र्स का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, गरीबी बहुत है लोगों के पास तो वो हद से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ज़मीन का। तो ये सब बातें हो गई। अगला देखते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस, मतलब हमारे कुछ जो प्लांट्स एनिमल्स की स्पीशीज़ है वो अब ख़त्म होती जा रही है, इसे बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी लॉस। अब दिक्कत क्या है कि हमारे पास है 17% ऑफ वर्ल्ड्स ह्यूमन पॉपुलेशन, यानी दुनिया के 17% लोग हमारे पास ही हैं, और 20% ऑफ लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन, यानी कि ये गाय और ये अपना काऊ बफेलो ये सब चीज़ें। और पॉपुलेशन इतनी दोनों की, जानवरों की भी इंसानों की भी इतनी, और ज़मीन हमें मिली है सिर्फ 2.5%। तो देखो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा है हमारे देश के ऊपर। अब हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड लाइफ स्टॉक के चक्कर में रिसोर्सिस के ऊपर प्रेशर पड़ता है, सबको खाना चाहिए, सबको कुछ काम चाहिए। तो पर कैपिटा फॉरेस्ट लैंड जो है वो है 0.08 हेक्टेयर और रिक्वायरमेंट है हमें 0.47, यानी ये 0.08 है और ये है 0.4, तो बहुत फ़र्क है। ये तो पेड़ चाहिए तो हमें इतने हैं 0.47 हेक्टेयर पर पर्सन, और हैं हमारे पास 0.08, तो इससे बहुत एक्सेस पेड़ करते हैं, जिससे हमारे बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है, यानी कुछ अलग स्पेशल टाइप के प्लांट्स और एनिमल स्पीशीज़ का लॉस हो जाता है। और सॉइल इरोजन की वजह से, यानी जैसे बारिश आई, बहुत ज़्यादा पानी बह गया, पानी जब बहता है तो वो अपने साथ अच्छी फर्टाइल सॉइल भी बहा के ले जाता है। तो हमारे देश में वो भी है, सॉइल इज़ बीइंग इरोडेड 5.3 बिलियन टन्स अ ईयर। देखो कितने बड़ा हमारी सॉइल बह जाती है, उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कई चीज़ें साथ साथ बह जाती हैं, और उसकी वजह से कई प्लांट्स एनिमल जो उस टाइप की पर्टिकुलर सॉइल पे ही पलते थे वो ख़त्म हो जाते हैं। अगला एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन सबको पता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश की, जिसमें व्हीकल्स का बहुत ख़ास रोल हो रहा है, और फैक्ट्रियों का, इंडस्ट्रियों का, थर्मल पावर प्लांट्स का। अब व्हीकल्स तो सबको ही पता है बढ़ते जा रहे हैं, थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी की फिगर है वो बता देते हैं, पुरानी है पर जो है 3 लाख थे कभी 1950 के आसपास, आज़ादी के आसपास, और अब 67 करोड़ 2003 में। अब उसके बाद 17 साल और बीत गए हैं, तो अभी तो और कई करोड़ों पहुंचा हुआ है, तो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। हम देश के टॉप 10 इंडस्ट्रियलाइज नेशंस में आते हैं, पर इसको अचीव करने के चक्कर में टेंशनें भी बहुत आ गई हमारे पास। अनप्लैन्ड अर्बनाइजेशन, यानी तरीके से हमने शहर नहीं बनाए, कहीं रोड बना दी, पार्क बनाया नहीं, घर पे घर, फ्लैट, ये वो, तो प्लानिंग से काम नहीं हुआ। रेल लाइन डाली नहीं, सीवर लाइन काम नहीं करती, तो ये गड़बड़े बहुत हैं। पॉल्यूशन, रिस्क ऑफ एक्सीडेंट बढ़ेगा ही, क्योंकि जब प्लान काम नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। अगला फ्रेश वाटर की हमारे पास बड़ी दिक्कत है, यानी जो पहाड़ों से पानी आ रहा है, बर्फ़ से आ रहा है, ग्लेशियर से, या हमारी लेक्स, रिवर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये क्योंकि पीने लायक तो यही है, समुंदर का पानी तो पीने लायक होता नहीं, तो वो तो सॉल्ट वाटर है, हमें चाहिए फ्रेश वाटर, और वो अब हमारा ख़राब होता जा रहा। और जितना हम एनवायरनमेंट को बर्बाद करेंगे, सारा बैलेंस बिगड़ेगा, तो उतना फ्रेश वाटर की कमी भी होगी हमें, तो इसका भी हमें ध्यान रखना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि वेस्ट को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना, कलेक्टिंग, ट्रीटिंग, डिस्पोजिंग वेस्ट, क्योंकि ये भी उठा के सिर्फ सीधा नदियों में डालना तो सारी चेन बिगड़ती है, वही पानी आगे खेतों में भी जा रहा है, फैक्ट्रियों का कचरा उसमें डल रहा है, फिर वो खेतों में जा रहा है या फिश के थ्रू इंसानों में जा रहा है, तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो वेस्ट को तरीके से हमें ट्रीट करना पड़ता है, ये वही जो मैंने अभी बातें बताई, नहीं तो बहुत हमारे सबके ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो कैसे करें? लैंडफिल, यानी गड्ढा खोद के कहीं उसको दबा दो कचरे को, उसको डीकम्पोस्ट कर दो, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को है जो कुछ केमिकल डाल के भी पढ़ेंगे हम कैसे होता है। अगला फिर हमने सोचा भाई कुछ यूनाइटेड नेशन ने मेन अपना जो एम्फेसिस करा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होनी चाहिए। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, इसने इस बात पे जोर दिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हम प्रेजेंट जनरेशन की ज़रूरत को पूरा करें,
पर ऐसा ना हो उसके चक्कर में फ्यूचर जनरेशन के लिए कोई रिसोर्स ना बचे, यानी उनकी नीड्स पूरी नहीं कर पाएंगे हम फ्यूचर में, इतना ज़्यादा हमने आज अपने रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ऐसा ना हो। जो चीज़ें हमें आज मिल रही हैं वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी मिले, इतना ही यूज़ करो उनको, कि ये नहीं ख़त्म कर दो सारे के सारे। अच्छा, ऐसे ही और थोड़ी डिटेल में दी इस एडवर्ड बार्बर की डेफिनेशन जो है कि हमें क्या करना है, लोगों की इनकम बढ़ानी है, परचेजिंग पावर यानी रियल इनकम जिसे बोलते हैं, एजुकेशन अच्छी, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, साफ़ सफाई, पानी, इसने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया डेफिनेशन को। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। अभी मैंने बताया सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी फ्यूचर जनरेशन को भी वो क्वालिटी मिले, एटलीस्ट अच्छी मिल जाए तो और अच्छी बात है, पर एटलीस्ट उतनी तो मिले जो करंट हमारी जनरेशन को मिल रही है। यानी जो हवा, जो पानी, जो रिसोर्सेज हम यूज़ कर रहे हैं उसको इतना ध्यान से करो कि फ्यूचर वालों को भी मिले, ये नहीं सब हमें ख़त्म कर दें। एनवायरनमेंट एंड इकॉनमी आर इंटरडिपेंडेंट एंड एक दूसरे की हमें ज़रूरत है। तो सिर्फ अंधाधुंध डेवलपमेंट करते जाओ और एनवायरनमेंट को बर्बाद करते जाओ तो आगे चल के लंबी और मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो इस नज़र से देखें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अंदर हम बेसिक नीड्स तो गरीब की पूरी करेंगे ही, फूड, एम्प्लॉयमेंट, ये सब वो तो हमें करनी है। अच्छा, और क्या है ब्रंटलैंड कमीशन, देखो एक एक वर्ड्स हैं, ये थोड़ा ध्यान रटने तो पड़ सकते हैं तुम्हें। इसने क्या कहा या उसने क्या कहा, तो इसने कहा हमें एक मॉरल ऑब्लिगेशन है टू हैंड ओवर प्लैनेट अर्थ इन गुड ऑर्डर टू फ्यूचर जनरेशन, यानी हमने जो कुदरत हमें मिली है वो हमें अपने आने वाली जनरेशन को साफ़ सुथरी ही पकड़ानी है, ये नहीं बिल्कुल ख़त्म करके उन्हें पकड़ा दें। प्रेजेंट जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले, एक प्रेजेंट जनरेशन ऐसा ध्यान रखे कि वो एक अच्छा एनवायरनमेंट फ्यूचर जनरेशन को भी दे। क्वालिटी ऑफ लाइफ नो लेस देन व्हाट वी हैव। अगला, अब प्रेजेंट जनरेशन कैन प्रमोट डेवलपमेंट, किस तरीके से हम बचा के रखें अपने नेचुरल एसेट्स को। रीजनरेटिव कैपेसिटी, जो कुदरत का नेचुरल सिस्टम है, इतने पेड़ अपने आप उग रहे हैं या इतना ऑयल अपने आप कुदरत जनरेट कर रही है या बारिश फ्रेश वाटर ला रही है, ये बैलेंस हम बना के रखें, उससे ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ना करें और फ्यूचर को अपने बर्बाद ना करें। इम्पोजिशन ऑफ एडिड कॉस्ट और रिस्क ऑन फ्यूचर जनरेशन। अगला, अकॉर्डिंग टू हरमन डेली, वो यह नाम याद रखने पड़ेंगे, लीडिंग एनवायरमेंटल इकोनॉमिस्ट, उसने कुछ अपनी सलाह दी। लिमिटिंग, देखो बातें वही की वही हैं, जनरल बातें हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन टू अ लेवल विद इन कैरिंग कैपेसिटी, यानी बर्दाश्त जितनी हमारी कुदरत कर सकती है कचरे को, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, उतना ही इसको हम एक्सट्रैक्ट करें। अच्छा, इन द उसके बाद कह रहा था कैरिंग कैपेसिटी ऑफ एनवायरनमेंट इज़ लाइक अ प्लिम सॉइल लाइन ऑफ द शिप विच इज इट्स लोड लिमिट मार्क, यानी एक निशान लगा लो जैसे शिप में होता है भाई, इससे ज़्यादा अगर उस शिप में लाइन से ज़्यादा सामान डाला तो शिप डूबी और सब बर्बाद होंगे। ऐसी इकॉनमी को भी एक अपनी लिमिट तय कर लेनी चाहिए, इससे ज़्यादा कचरा, वेस्ट प्रोडक्ट हमें अपने इस शहर में, देश में नहीं करना। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस शुड बी इनपुट एफिशिएंट एंड नॉट इनपुट कंज्यूमिंग, यानी ऐसी टेक्नोलॉजी लगाओ जिसमें इनपुट कम लगे, फ्यूल कम लगे, और जो भी हमारे रॉ मटेरियल हैं सब कम लगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि रिसोर्स हैं ही नहीं हमारे पास ज़्यादा। रिन्यूएबल रिसोर्सेज शुड बी एक्सट्रैक्टेड ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस, ये बात फिर वही है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन कम हो, रीजनरेशन ज़्यादा हो। अच्छा, वही बातें ये आगे भी लिख रखी हैं, इनएफिशिएंसी ना हो तो उनको ठीक करो, ये बातें हैं। अगला बड़ी जनरल बात है ये तो, स्ट्रेटजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्या करें प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज़, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये भी बचपन में तुमने कर रखा होगा। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज पे डिपेंडेंट रहो, बजाय कि थर्मल पावर प्लांट जहाँ कोयला वगैरह इस्तेमाल हो, या हाइड्रो प्रोजेक्ट्स जो होते हैं जहाँ पे हमें डैम बनाने पड़ते हैं और वाटर का बैलेंस बिगड़ जाता है सारा, उसकी बजाय विंड पावर का इस्तेमाल करो, सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करो, ये सब एनर्जी बनाने के लिए। अब नेक्स्ट लिखा है कि हमें
रूरल एरियाज़ में थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वहाँ पे लोग ज़्यादातर लक्कड़ को, डंग केक और इन सब को आग लगा के अपना इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए ज़्यादा पेड़ काटते हैं और पोल्यूशन भी होता है। तो इसके लिए हम उनको सस्ते रेटों पे एलपीजी दे सकते हैं, या गोबर गैस प्लांट उनको दे सकते हैं लोन सस्ते रेटों पे, इंटरेस्ट पे या सब्सिडी लगा के। और कैटल डंग तो उनके पास होता ही है, उससे गैस बना के उनके लिए फ्यूल बन सकता है, और जो कचरा बच जाएगा वो फर्टिलाइज़र का काम करेगा इस गोबर गैस प्लांट में। तो ये डबल फ़ायदा हो गया, फ्यूल का भी काम हो गया, फर्टिलाइज़र का भी काम हो गया। और जहाँ ये सब ना हो पाए तो वहाँ लोगों को एलपीजी दे दो ताकि पॉल्यूशन ना हो, वो जो आग लगा के खाना पकाते हैं। शहरों में सीएनजी का इस्तेमाल करो बजाय पेट्रोल डीजल का, ये सिंपल बात है, उसमें ज़्यादा पोल्यूशन नहीं होगा। विंड पावर का इस्तेमाल करो जहाँ जहाँ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इनिशियल कॉस्ट है पर लॉन्ग टर्म कुदरत का फ़ायदा होगा। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, ये जनरल बातें हैं कि कोशिश करो ऐसी चीज़ों को, सनलाइट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करा जाए। और तो ये जनरल बातें हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, ये सिंपल बातें हैं। और हमारे देश में तो वैसे भी सूरज की भी, सनलाइट की भी कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं है। तो हमने एक अलायंस भी करा है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ताकि अच्छे लेवल पे हमारे देश में ये सोलर पैनल्स का काम हो जाए। अगला, मिनी हाइडल प्लांट्स, यानी छोटे छोटे पानी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने वाले, वो स्टार्ट कर लो बजाय कि एक बड़ा बनाया, क्योंकि छोटे छोटी हमारे पास नदियाँ और ये वाटर स्ट्रीम्स बहुत हैं, और इसमें कुदरत को भी ज़्यादा लॉस नहीं होता जैसे बड़े डैम्स में बड़ा लॉस होता है कुदरत का, क्योंकि वाटर का बैलेंस बिगड़ जाता है सारा। जो छोटे वाले जो हैं ये लैंड पैटर्न को डिस्टर्ब नहीं करते, वाटर का जो फ्लो है उसको डिस्टर्ब नहीं करते, और लोकल डिमांड यानी शहर की जिनकी छोटे लेवल की डिमांड को पूरा कर देंगे। तो इसके लिए हमें बड़े बड़े केबल और रास्ते, टावर्स और ये जो ट्रांसमिशन करने का जो लॉस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी में एक जगह से दूसरी जगह, वो प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अभी तो क्या हो रहा है, एक बड़ा डैम है, कई किलोमीटरों के एरिया में वो बिजली पहुंचा रहा है। छोटे छोटे बना दो तो ज़्यादा तारे बिछाना, टावर लगाना, ये सब खर्चे भी नहीं होंगे, और कुदरत का बैलेंस भी पानी के फ्लो का नहीं बिगड़ेगा। अगला, ओल्ड ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस फॉलो करो, जो पुरानी हमारी टेक्निक्स हैं, आयुर्वेद की हैं, यूनानी की हैं, इन सब के इस्तेमाल करो। और हमारे पास कुदरत ने बहुत प्लांट्स और ऐसे मेडिसिनल प्लांट्स हैं जिनकी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बजाय कि केमिकल्स के इस्तेमाल का हम करें, क्योंकि केमिकल्स में फिर साइड इफ़ेक्ट का भी खतरा होता है। चाहे टूथपेस्ट, ऑयल है, ये सब ज़्यादातर हर्बल ही चल रहे हैं, और यही हमें यूज़ करने चाहिए ताकि पोल्यूशन ना हो। बायो कंपोस्ट, यानी कि हमने एक गड्ढा बना के उसके अंदर सारा कचरा भर दिया, और कुछ टाइम बाद वो एक अच्छा हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका बन जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद लिखा कि हमारे देश में कैटल का इस्तेमाल इसीलिए भी किया जाता है ताकि जो उसकी डंग से हम ये कंपोस्ट मेथड यूज़ करके फर्टिलाइज़र का और सॉइल को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल कर सकें। अर्थवॉर्म्स जो हैं वो कंपोस्ट फास्ट कर देते हैं, यानी फटाफट हमारे एक फर्टिलाइज़र तैयार हो जाता है वेस्ट प्रोडक्ट से। तो ये भी जनरल बातें हैं। अगला, बायो पेस्ट कंट्रोल, यानी एक तो होता है खाली पेस्ट कंट्रोल, जैसे हम घरों में कराते हैं केमिकल डलवा के, ताकि ये मच्छर और ये हमारे कीड़े, दीमक, ये सब ना आए, तो वो केमिकल वाला होता है। तो ये कहते हैं कि कोशिश करें हमें बायो पेस्ट, यानी कि कुदरत वाला पेस्ट कंट्रोल कर लें। तो कई लोग इसको फॉलो करते हैं, जैसे नीम वगैरह जैसी चीज़ों के पत्ते डाल दो तो कोई छोटे मोटे ऐसे कीड़े नहीं आते। तो इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता, क्योंकि केमिकल्स का जितना इस्तेमाल करेंगे पानी, सॉइल, सब कुछ हमारी ख़राब हो जाती हैं। अच्छा, क्या एग्जांपल है, नीम ट्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे नहीं आते। मिक्स्ड क्रॉपिंग, यानी एक बार एक टाइप की फसल उगाई, दूसरी बार दूसरी, उससे भी जो सॉइल का फर्टिलिटी है मेंटेन रहती है। अच्छा, फिर कई लोग क्या करते हैं, स्नेक्स को यूज़ करते हैं एक टाइप से पेस्ट कंट्रोल की तरह, क्योंकि वो रैट्स और ये छोटे मोटे कीड़े खा के किसान का काम इजी कर देता है। ऐसे ही पीकॉक, लिजर्ड्स, ये भी एक टाइप से
कुदरती पेस्ट कंट्रोल हैं जो हमारे ऐसे जानवरों को ख़त्म कर देते हैं जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। तो इनको हम जानबूझ के इसीलिए ही पालते हैं ताकि ये पेस्ट कंट्रोल का काम करें हमारे लिए, फार्मर्स के लिए। तो इसका शॉर्टकट है शोन, यानी एस सोलर, एच हाइडल, ओ ओल्ड तरीके, डब्ल्यू विंड पावर और एन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज का इस्तेमाल करो। अगला ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इफ़ेक्ट्स। ये तो जनरल टॉपिक है। ग्लोबल वार्मिंग यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, एक्सट्रीम वेदर हो रहा है, कहीं ज़्यादा ठंड कहीं ज़्यादा गर्मी, एनिमल कहीं ख़त्म हो रहे हैं इक्वेटर और पोल के आसपास, इसमें कुछ नहीं है। इंक्रीज़ वाइल्ड फायर्स यानी जंगलों में आग लग रही है क्योंकि मौसम गर्म हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट आ रहा है। पोलर क्लाइमेट चेंज क्योंकि ज़्यादा गर्मी हो रही है तो आइस ज़्यादा पिघल रही है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। स्नो कवर हमारा ख़राब होता जा रहा है। अच्छा, कैसे ठीक करें? तो बस सिंपल से अपने भी कोई स्टेप दे सकते हो, ऐसा नहीं है यही देने हैं, क्योंकि सबके अपने अपना सजेशन हो सकता है। पावर कंजम्पशन अपनी कम करो। ये जो फ्लाइट्स पे आना जाना है वो बड़ा हमारी गड़बड़ करता है, वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। फ्रिज, एसी, जनरल बातें। डिफॉरेस्टेशन को रोको, कार्बन एमिशन रोको, नॉलेज फैलाओ साफ हवा की, रिसाइकलिंग करो, ये जनरल बातें। चलो अब हमारा बड़ा छोटा ही और सिंपल चैप्टर था, बड़ा ही एनवायरनमेंट और बड़ा ही बेसिक था। खुद भी काफ़ी टॉपिक्स तुम अपने बना के इसमें आंसर दे सकते हो। तो अब हमारा एक इनपुट आउटपुट का टॉपिक देखते हैं, क्योंकि चैप्टर तो हमारा ख़त्म है। तो आज है हमारा टॉपिक कि कई लोग जो बहाना ढूंढते हैं कि भाई अभी ये चीज़ आ जाए फिर मैं स्टार्ट करूँगा ज़िंदगी में कुछ बड़ा, या कुछ ये फैसिलिटी पहले मुझे तब कुछ मैं करूँगा, तो या अभी मेरा लेवल नहीं है। तो इन सब बहानों के चक्कर में ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ कमी तो रहेगी। तो आज लिखा है स्टार्ट वेयर यू आर, यानी जहाँ भी हैं आज भी अगर मैं शुरू करूँ। कई सोचते हैं यार अब तो कल पेपर है, या अभी पेपर में अभी जल्दी है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता, या लाइफ में, बिजनेस में, आगे जॉब में। नहीं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि देखो बहाने तो कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो जहाँ पर भी हो वहीं से ही स्टार्ट कर दो, टाइम की कोई टेंशन नहीं। फिर सेकंड, यूज़ व्हाट यू हैव। नहीं पहले पैसा आ जाए, कई सोचते हैं मेरे पास ये आ जाए वो आ जाए, ऑफिस बन जाए मेरा तब करूँगा, ये कोरोना ख़त्म हो जाए तब पढ़ाई करूँगा, ये हो जाए। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जितना है उतने में ही यूज़ व्हाट यू हैव। करने वालों ने सब कर रखा है लाइफ में। बहुत ऐसे तुम्हें बंदे एग्जाम्पल्स दिख जाएंगे कि कुछ नहीं है। स्टार्ट वेयर यू आर, यानी जहाँ थे वहीं से शुरू कर दिया। यूज़ व्हाट यू हैव, जो थोड़ा बहुत छोटी चीज़ भी है उससे भी काम अपना स्टार्ट करो। और डू व्हाट यू कैन, मतलब अगर मैं सब कुछ नहीं भी कर सकता तो कम से कम जो कर सकता हूँ उतना तो हमें कर लेना चाहिए। यानी एक लाइन में बोलूँ, आज का जो ये पूरा हमारा इनपुट आउटपुट का टॉपिक है कि बहानेबाजी का एंड नहीं है। कुछ ना कुछ बहाना तो हमेशा हो गई। हम कहें सब फिट हो जाए तब मैं ये करूँगा, तब अपनी लाइफ को मेरी सेट होगी, ऐसा नहीं हो सकता। पूरी लाइफ निकल जाएगी, सब कुछ 100% सेट नहीं होगा। तो जो है अपना टारगेट जो बनाया स्टार्ट करो। इस ये होगा वो हो जाए, पहले ये हो जाए पहले वो हो जाए, इसके चक्कर में पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी। कमी तो रहेगी कुछ ना कुछ। तो यही समरी है। तो आज की क्लास में हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, थैंक यू।